हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी 2016 से 2023 तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको रिवीजन के टाइम ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा और टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये फास्टली रिवीजन होगा, इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाते रहेंगे। जिस दिन आपके एग्ज़ाम होंगे उस दिन तक आपकी सभी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए फ्रेंड्स आपको तो सब्सक्राइब करना ही रहेगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। और अगर क्लासेस अच्छी लगें तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ कहना पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को याद तो दिलाना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग तो जाते हो भूल, ठीक है ना। तो लाइक भी आप लोग भाई कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और फटाक से हो गया, 1 मिनट में वर्क हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आप होंगे, ठीक है ना, जब आप टीचर बनेंगे तब आपको एक लाइक का जो महत्व है वो पता चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना किया कीजिए, और इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए, है ना। तो चलते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर 22, फिर 21, फिर 20, इस तरह से हम लोग 16 तक जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ टाइप के बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है तो कौन? नौसादर, नमक, आयोडीन, कपूर। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है नमक, ठीक है ना। और फास्टली रीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ पे डिस्कस करने वाला है वहाँ पे कर लेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है तो निफेंथिस, संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीटभक्षी पौधा जो कीटों को खाता है, यानी मांसाहारी हुआ ना। तो इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर इसके बारे में आपको लॉन्ग में चाहिए चीज़ें तो आप लोग दूसरी क्लास देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है वाष्पन, छानना, निथारना। इनमें से कोई नहीं, तो वाष्पन हो जाता है, क्योंकि नमक को जब अलग किया जाता है तो वाष्पन द्वारा अलग कर दिया जाता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरित से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है तो जल से निकलती है, यानी कि यह ऑप्शन आपका, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यानी देखिए फटाफट से कितने मिनट में, तो आपके 3 मिनट में इंट्रोडक्शन भी हो गया, प्लस क्या हुआ, एक आपका सेशन, यानी 2023 के जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। तो इतना फास्टली रिवीजन आपको देखिए यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, तो इसलिए भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यानी 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना। सिर्फ आंसर को ही हम देख रहे हैं और ऑप्शन को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये फास्टली रिवीजन है। यौगिक का उदाहरण है तो यौगिक का उदाहरण चीनी हो जाता है। कायिक प्रवर्धन संभव है तो जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसलिए इन सभी, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और कायिक प्रवर्धन आप लोग जानते हो कि जैसे बीजों से पौधा ना उगकर जड़, तना या पत्ती द्वारा पौधा उगाया जाता है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन। बल का मात्रक तो न्यूटन सेकेंड किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो आपका न्यूटन हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने की आदत है तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने ये आपसे कहा है कि सिर्फ आंसर देखेंगे, बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटी है तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख लें यहाँ पे बल का मात्रक है तो बल का मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन हो जाता है। और निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटिए तो यहाँ पे देखिए नींबू की पत्ती है, और यहाँ पे भी नींबू की पत्ती में ही, यहाँ पे भी नींबू की पत्ती है, तो यानी नींबू की पत्ती है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, नींबू की पत्ती।
क्योंकि ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है तो आपका दोलन गति हो जाता है इसमें आपका। और अगर बात कर ले सरल रेखीय गति तो एक सीधी रेखा में, और घूर्णन गति तो क्या होता है कि घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूमता है, और वृत्तीय गति यानी कि अपने वृत्त में घूमता है। तो इस तरह से हो जाता है। अपुष्पी पौधा है तो फर्ण हो जाता है, ना कि सरसों, ना कि कुमुदनी, ना कि सूरजमुखी, फर्ण हो जाता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है तो मोल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, तो इसमें आपका कैंडेला हो जाता है। ठीक है, कैंडेला हो जाता है। और एक क्वेश्चन अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे तो उसको सही भी करा दिया, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा, नींबू की पत्ती। ठीक है, उसके बाद है घर्षण बल निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल आपका हो जाता है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है एसआई पद्धति में बल का मात्रक है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन है। और बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति हो जाती है तो घूर्णन गति हो जाती है। उसके बाद नर तथा मादा युग्मक के युग्मन संयोग की क्रिया को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजीव है? तो ये तो आपको पता है, मोटर, रेलगाड़ी, साइकिल, ये सजीव थोड़ी ना है। केचुआ जो है आपका सजीव हो जाता है, सजीव जिसमें जान होती है, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? तो गुरुत्वीय बल का उदाहरण हो जाता है। और जैसे ज़मीन पे कोई चीज़ गिरती है या पेड़ से फल गिरकर ज़मीन पे मतलब टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो वो किसके कारण? तो गुरुत्वीय बल के कारण। बालू और लोहे की छीलन को पृथक कर सकते हैं। भाई लोहा है तो उसको चुंबक द्वारा यानी चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हो जाता है। पत्ती द्वारा जनन होता है तो पत्ती द्वारा जनन अजूबा में होता है। किस में होता है? तो अजूबा में होता है। उभयचर जंतु है तो उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह ले, यानी मेढक। इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की, आप लोग पिछले क्लासेस देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फुली आपका रिवीजन हो रहा है तो आप लोग रिवीजन के हिसाब से क्लास को देखिए और चीज़ों को समझिए और इसको कंटिन्यू करिए। और आपको पीडीएफ नोट्स तो प्रोवाइड ही हो रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो किलोग्राम हो जाता है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2018 का स्टार्ट है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है तो अपकेंद्रण हो जाता है। इस पे भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सुषुप्त पौधा कहा जाता है तो बीज को सुषुप्त मतलब सोया हुआ पौधा होता है। और उसके बाद 1 फुट बराबर होता है तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद आपका हो जाता है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल की इकाई क्या होती है? तो डायन हो जाती है, डाइन हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 के यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 गज बराबर होता है तो 3 फुट होता है तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मीटर होता नहीं है, 1 मीटर से कुछ कम होता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करने की विधि, तो घुलनशील पदार्थ जैसे नमक में जल में नमक घुल गया तो घुलनशील, तो वाष्पन, उसको वाष्पन द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल, तो पेशीय बल, क्योंकि अगर भरी हुई बाल्टी पहलवान उठाता है तो कैसे उठाता है भाई? पहलवान उठाए, चाहे हम लोग उठाएं, आम इंसान उठाएं, कोई भी उठाएं, तो अपने मसल्स का यूज़ करते हैं ना, मसल्स का, और तो यही पेशीय बल हो जाता है। बस यहाँ पे ये मतलब अपने हाथों पैरों से कोई वर्क किया जा रहा है तो वो पेशीय बल है। और पहलवान अगर भारोत्तोलन उठाता है तो वो मतलब अपना भार उठाता है तो वो भी पेशियों से ही उठाता है। यहाँ पे पहलवान के बारे में कहा जा रहा है तो वो भी अपने जो भार उठाता है काहे से उठाता है? हाथों से उठाता है, तो यानी मसल्स यानी पेशियों का यूज़ किया उसने। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, तो क्या नाम है? तो बीजपत्र हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग किस पर, तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और फ्रेंड्स हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को किसी तरह से अच्छे नंबर प्रोवाइड हों, और ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐसा गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं अरे इतना पढ़ के क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा पढ़ लो हो जाएगा ये वो। लेकिन आप किसी की बातों में मत आइएगा, और जो ये टाइम है ये अच्छे से इसको कहते नहीं भुनाइएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आप लोगों को बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि हमको चैन से सांस लेनी है, नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, डीपली रिवीजन करना है, हर एक चीज़ के क्लास अटेंड करने हैं, हर सब्जेक्ट के क्लास अटेंड करने हैं, पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं, अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका रिवीजन करना है। और बिना रिवीजन के हर एक चीज़ बेकार है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, और ये नहीं है कि टाइम को आप वेस्ट करें, अरे कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अब आज और कल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आप आज पढ़ेंगे वही आपके काम आएगा, और आज ही होता है, कल कभी होता नहीं है ना। तो कल भाई कल जो आपने कहा कि कल, तो वो तो आज आ गया, अब तो वो आज हो गया। तो आज पे डिपेंड रहे, कल पे कभी भी डिपेंड ना रहे। बाकी हम आपसे यही कहेंगे, वैसे आप खुद इतने समझदार, इतने स्मार्ट हैं कि आप लोग खुद ये सब चीज़ों को समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। चलते हैं खैर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखिए 10 से 11 मिनट में आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और जो 2016 में जो आए हुए थे बिल्कुल सेम टू सेम, तो इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चंस थे, तो इसलिए हम वो लेकर नहीं आए हैं। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम 2016 के भी क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे। बाकी जितने इसमें क्वेश्चन हैं उसी में सब मिक्स हैं, ठीक है। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलियर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि हमने आपको लघु उत्तरीय में उसका चित्र भी बनवाया है। तो वो अभी जब लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आएगा तब उसमें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है गति का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में परिवर्तित क्रिया होती है। और इसमें यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, विपरीत दिशा में, है ना। माना कि ए एवं बी दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। ए पिंड द्वारा बी आरोपित बल बराबर बी पिंड द्वारा ए पिंड पर विपरीत दिशा में आरोपित बल। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिसमें प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है तो क्या है उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है, यानी पृथ्वी भी बल लगाती है आगे की ओर, तब जाके वो चल पाता है। तो ये कौन सा नियम हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का। और ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे दिया, घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो इसमें कौन सा नियम है, तो आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पूछ कैसे भी लें घुमा फिरा के, जब आपकी चीज़ें तैयार हैं तो दिक्कत कहाँ पे है, टेंशन कहाँ पे है, कहीं पे भी तो नहीं है ना। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो द्रव्य, दूध की कोई आकृति नहीं होती, जितने बड़े बर्तन में रख दिया जाए उतनी ही आकृति हो जाती है। बिल्कुल भाई, आप बड़े बर्तन में रख दें तो वो चौड़ाई में फैल जाएगा, छोटे बर्तन में रख दें तो ऊपर तक उठाएगा, मतलब जहाँ पे भी आप जैसे करेंगे वो वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो जब कोई वस्तु क्या होता है अपने निश्चित बिंदु पर फिर से वापस आती है और फिर बिंदु से फिर जाती है, तो वही तो होता है ना। तो यानी जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। और जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, किसी स्प्रिंग में लटके पिंड से गति, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, ये हो जाती हैं। फ्रेंड्स कहना चाहेंगे खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं, और पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और जब हम दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं तभी हम क्या होते हैं, तभी आप सफल होते हैं, क्योंकि नॉलेज तो सभी के पास होती है। लेकिन क्या होता है जब हम उनसे ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, कहते हैं कोई बेहतर है तो कोई अच्छा है, ऐसे समझ ले कोई अच्छा है,
कोई थोड़ा अच्छा है, कोई अच्छा है और कोई बहुत 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 अच्छा है। तो जब हम बहुत 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 अच्छे बनेंगे तब क्या होगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। यानी खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। और क्वेश्चन है यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक जल को कहते हैं। और मृतजीवी से आप क्या समझते हैं, तो कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अपना भोजन क्या करते हैं, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ये जब जैसे कोई दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थों को खा लेते हैं, ये प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहलाते हैं। और भाई इनकी ये ग़िज़ा भी है, यानी इनका ये भोजन भी है। तो ये क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी, जैसे कुकुर मुत्ता आदि हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम जितनी बार यहाँ पे वेरी वेरी लिख दें उतना ही कम है। तो यहाँ पे है 6CO2 + 12H2O और आपका सूर्य का प्रकाश, एरो पर्णहरित, C6H12O + 6H2O + 6O2। तो इसको आप 2 से 3 बार आप लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिख कर देखेंगे। यानी याद तो आपने कर ही लिया है, प्लस आपने इसको लिख कर याद किया, तो इसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर ऐसे सोचेंगे सिर्फ आपने याद कर लिया, तो आप वहाँ पे जब लिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप लिख के देखेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं वो अपने आप से कहती हैं कि नहीं, यहाँ पे ये गलत लिख रहा है, ये सही है। तो आपकी उंगलियां भी बताती हैं। तो इससे तो आप सहमत हैं ना, तो आप लिख कर देखिए इसको। और क्योंकि तैयारी देखिए सभी लोग कराते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सभी लोग नहीं बताते हैं, ये तो आपको भी पता है। और जो कहते हैं ना छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो हमें नियम सीखने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना चाहिए, वो हमें कोई नहीं बताता है। और जब वो कोई नहीं बताता है तो क्या होता है, हम वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो पढ़ाई तो हमने बहुत अच्छी की होती है, लेकिन हम परफॉर्मेंस अच्छा सा नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यही होती है कि हमको जो गाइड कर रहा है तो वो उसने हमको अच्छे से गाइड नहीं किया। क्योंकि कहते नहीं कि जब भी अगर बच्चे के नंबर कम आए या बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए तो कहीं ना कहीं पे शिक्षक की कमी होती है ना। तो इसलिए हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हुए चलते हैं। आप सोचते होंगे मैम इतनी छोटी छोटी बातें बताती हैं, लेकिन इन्हीं बातों को आप ध्यान में रखकर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कण द्वारा तय की गई दूरी 2π/2 = 4π और विस्थापन = xy अपॉन 8 सेंटीमीटर हो जाता है। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग, जायांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी ये क्वेश्चन है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्तियों के भाग हो जाते हैं पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁶ पिकोमीटर होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2021 के स्टार्ट हो गए हैं। एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में A = 1 × 10 - मीटर होते हैं, यानी 10 मीटर होते हैं, ठीक है ना। स्त्री कैसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो वर्तिका, गुरुवर्तिका, अंडाशय हो जाता है। विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं।
वायुदाब क्या है? तो धरातलीय सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब होता है। उसके बाद है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? वो एक उदाहरण दीजिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बैकेलाइट है। इसे फिनॉल तथा थर्मोल्डिहाइड से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन से 19 के यहाँ पे देख लेते हैं, कौन से थे 21 के। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट स्टार्ट हो गए, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, इसे ही हम द्विलिंगीय पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों में ये चीज़ होती है। वर्धी प्रजनन यानी कायिक प्रवर्धन, तो वही जड़तना और पत्ती द्वारा। तो वर्धी प्रजनन में नए पौधे का निर्माण बिना बीज या बीजाणु के होता है। ये प्राकृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप, अलग अलग दोनों ही रूप से हो सकता है। उदाहरण जड़, तना और पत्ती। दोलन गति किसे कहते हैं? तो दोलन गति किसी केंद्रीय मानक स्थिति के बदलकर किसी दिशा में इस प्रकार से जा कर वापस लौटने को की जो स्थिति थी, यानी स्थिति क्रिया होती है, दोलन गति कहलाती है। यानी आप ऐसे समझ लें, ऐसे लगता है कि नहीं समझ में आए। जैसे जो बच्चा झूला झूल रहा होता है तो वो अपने केंद्र पर यहाँ पे, ठीक है, फिर इस तरह जाता है, फिर वो अपने बिंदु पर आता है, फिर इस तरह जाता है, फिर वो इस तरह बिंदु पर आता है। तो यही कौन सी कहलाती है? तो ये दोलन गति कहलाती है। पेशीय बल जो पेशियों द्वारा या मसल्स द्वारा जैसे कार्य किया जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं या पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं, तब हम अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं ना, तो पेशीय बल कहलाता है। भाई हम बॉल पे अपना पैर मार रहे हैं तो क्या है, हमने अपनी पेशी का यानी मसल्स का यूज़ किया ना, तो ये सभी चीज़ें हो जाती है, पेशीय बल कहलाते हैं। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं कौन सी हो जाती है? ठोस, द्रव्य और गैस हो जाती हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, जो पानी होता है, तो पानी क्या होता है भाई? बर्फ बन गया तो क्या है? ठोस हो गया, है ना, और उसके बाद पिघल गया। तो इस तरह से ये तीनों अवस्थाओं में हो जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये उदाहरण भी आप इसको लिख सकते हैं। जल में, जल जो है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में हो जाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन कोई विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने को कह सकते हैं आप। यानी अनुकूलन आप ऐसे कह सकते हो, किसी जगह पर अपने उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यानी क्या होता है? अनुकूलन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे कहना चाहेंगे कि खेल तब तक चलेगा जब तक हम क्या नहीं होंगे, जब तक हम जीतेंगे नहीं। और हमें जब दूसरों से अलग दिखना है तो दूसरों से ज़्यादा हमें क्या करना है? नॉलेज भी लेना, क्योंकि जब दूसरों से ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगी तो वही हम क्या होंगे, यानी वही आपको क्या बनाएगी? तो वही आपको सफल बनाएगी। यहाँ पे आप अनुकूलन हम लोग पढ़ना है। क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाती है। भाई क्या है, जब हम कहीं पे रह रहे हैं तो हम उसके अनुकूल ढल जाते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं, अन्यथा हम क्या होते हैं? हम जीवित नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, जैसे आपका पानी बर्फ़ के रूप में ठोस अवस्था में, ये वाला तो अभी इसका ये उदाहरण है। यहाँ पे आप देख लें, अभी जो हमने बताया पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का एक एक उल्लेख कीजिए, प्रतीक एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पानी है बर्फ़ के रूप में है तो ठोस अवस्था में है ना, यही चीज़ तो है। और पानी के रूप में है तो वो कौन है? तो द्रव्य अवस्था में है। और अगर जब वो भाप के रूप में हो जाता है तो वो गैस अवस्था में हो जाता है। यानी ये तीन अवस्था में आप इसका उदाहरण अच्छे से लिख सकते हैं। आपको कहीं पे ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न होगी, कहीं पर डाउट होगा, हर एक चीज़ क्लियर रहेगी। और ज़रूरी भी है क्लियर होना। अगर डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। बाकी हम तो भाई बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मनुष्य हैं, हो सकता है कहीं पे कोई गलती भी हो जाए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करें। बाकी गलतियां होती नहीं हैं, बाकी फिर भी मनुष्य ही हैं हम भी, है ना। तो ये चीज़ तो अपनी जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपने आप में कबूल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सबसे बड़े ज्ञाता हैं और हम ही को सब कुछ आता है और किसी को कुछ नहीं आता है। तो इस चक्कर में तो ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इस भ्रम में तो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो चीज़ बताएंगे वो परफेक्ट बताएंगे, अच्छी बताएंगे और आपके लिए लाभप्रद होगी, वही चीज़ें बताते चलेंगे। बाकी फिर कहेंगे कि बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि हाँ अच्छी चीज़ें आपके सामने ला सकें। उसके बाद आपका हो जाता है पुष्प के मादांग के नाम लिखिए। तो जायांग, अंडप,
करपोल, स्त्रीकेसर, ये हो जाते हैं। सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो सजीव में क्या है भाई, जान होती है, वो सांस लेता है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, वो क्या करता है, गति करता है, वो सृजन करता है, ये सभी करता है। और भाई निर्जीव होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, तो चुपचाप पड़ा रहेगा। भाई टेबल है, आपकी चेयर है, वो क्या है, जहाँ पर रख दो वो पड़ी है। ये तो नहीं कहते हमको खाना दो, हमको पानी दो, हम सांस लेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो निर्जीव की हैं बातें और ये सजीव की हो जाती हैं बातें। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतु के दो दो नाम लिखिए। शाकाहारी का मतलब वो होता है कि जो साग सब्जी खाता है, और मांसाहारी जो मांस खाता है, और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खा लेता है। तो सर्वाहारी में तो आप मनुष्य लिख दो। तो मनुष्य तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो बख्श दे, चींटी से लगा के हाथी तक सभी खा जाता है। हालांकि हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन हाँ खा ही जाते हैं सभी लोग, और यहाँ तक सांप का भी भोजन कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं मनुष्य, हर जगह पे अपने अपने जहाँ पे हिसाब होता है वहाँ पे वो उसका क्या करते हैं, भोजन उसको बना के उसको खा ही जाते हैं। तो इस तरह से होता है आपका। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। शाकाहारी जंतु में जैसे नाम लिखने हैं, तो आपको पता है जो सिर्फ साग खाता है, यानी घास, यही चीज़ें खाता है। तो दरियाई यानी हाथी है, वो भी देखिए झाड़ियाँ और यही सब चीज़ें खाता है ना, पत्तियाँ। दरियाई घोड़ा, बकरी, भैंस भी आप लिख सकते हो, गाय भी आप लिख सकते हो कि ये सब क्या है, तो ये घास फूस ही खाती हैं। और उसके बाद कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया, ये किस में आते हैं, तो ये मांसाहारी में आते हैं। और सर्वाहारी में तो हमने आपको बताया कि मनुष्य आप लिख सकते हैं क्या, लिख ही देंगे अगर आ जाए। सर्वाहारी में सर्वाहारी का नाम बताएं तो आप लिख दीजिएगा। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। घर्षण बल यानी विपरीत दिशा में बल लगाना, होता बल ही है लेकिन क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, यानी अपोजिट दिशा में ये बल लगाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यदि तेज़ दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर जाएंगे। बिल्कुल भाई गिर पड़ते हैं जब छिलके पे हमारा पैर पड़ जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज़ी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो ठोस, द्रव्य, गैस। और आप उदाहरण लिख सकते हैं कि भाई बर्फ़ जब ठोस होता है, यानी जल है तो वो क्या है, जब ठोस बर्फ़ बनता है तो ठोस हो जाता है, पिघल जाए तो द्रव्य हो जाता है, और वरना जब भाप में वो गैसीय अवस्था में हो जाता है। समय का मानक मात्रक तो मात्रक सेकंड हो जाता है। समय का मानक मात्रक क्या हो जाता है, तो सेकंड हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका सेशन ही वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। जैसे ये वायरस ऐसा ये होता है कि अगर सजीव में गया तो उसकी तरह से वर्क करने लगता है, निर्जीव में है तो उसकी तरह से वर्क करने लगता है, यानी ये दोनों के बीच की कड़ी हो जाती है। पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए, तो पुंकेसर। पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। और पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं, तो विद्युतीय बल देखिए, चुंबकीय बल यानी चुंबक के द्वारा जो होता है, और पेशीय बल यानी पेशियों द्वारा। तो हर एक चीज़ नाम से ही क्लियर होती है। तो वो बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है तो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय बल कहते हैं। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए, तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कपूर, नौसादर, आयोडीन। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए, तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इसका धारारेखी शरीर है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, जलीय पौधे के तने व पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो इस पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है और जल में रहने के लिए आवश्यक, यानी कि इसमें क्या होता है भाई, जल में रहेंगे तो उसमें कुछ खूबियाँ तो होंगी ना, बिल्कुल भाई खूबियाँ होंगी। भाई खोखला है, वजन नहीं है, तो वो जल पे रह रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, मोमी है, इसकी जो पत्तियां होती है उसमें मोम टाइप का होता है, तो इसलिए क्या होता है, पत्तियां सड़ती नहीं। और अभी ये नॉर्मल पत्तियां जो स्थल पे उगती हैं और इनको आप जल में डाल दो तो क्या होगा, तो जब आप जल में डाल देंगे ना तो वो सड़ जाएंगी। अब ये पत्तियां क्यों नहीं सड़ती हैं, तो इनमें भाई खूबियाँ होती है, जो जहाँ के लिए होता है अनुकूलन वहाँ पे बनाता है ना, उसके अनुकूल वो चीज़ें होती हैं, वो ढल जाता है और उसके अनुकूल चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो इसलिए होता है ऐसा।
जलीय पौधे के पत्ते चौड़े और बड़े आकार के होते हैं जो पौधों को तैरने में मदद करते हैं। आप देखिए कमल की पत्ती देखिए कुछ इस तरह से होती है, कितनी चौड़ी टाइप की होती है ना, तो ये मतलब चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं। कीटभक्षी पौधे की विशेषता व नाम लिखिए। तो पिचर प्लांट जिसे निफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये घड़े के जैसा होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये इसमें एक ढक्कन, यहाँ पे देखिए कुछ ये सही से नहीं बना आपका जो है, ये क्या होता है, इस घड़े के जैसा ये आप मान के चलें ऐसा बना होता है। और इसमें ये चीज़ ये जड़ होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लगी हुई होती है। और इस पर क्या होता है, ढक्कन नुमा लगा होता है। ये ढक्कन को ऐसे उठा देता है और इसमें से स्मेल निकलती है। और जब निकलती है तो क्या होता है, यहाँ पे मेढक जो है और भी जो है, तो ये क्या करते हैं, इसके भाई इतनी अच्छी खुशबू, भाई अभी हम ही लोग समोसे की खुशबू सुनते हैं, कहीं पे समोसे बन रहे हैं भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो खींचे हुए चले जाते हैं। अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो कहाँ पे दुकान पड़ी इसको देखेंगे ज़रूर और ख़रीद ज़रूर लेंगे, ऐसे तो करते हैं ना। तो बस यही चीज़ हो गई। अब इसने खुशबू को सूंघा, अब इसको ये भी नहीं पता है कि हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन इसकी मौत निश्चित है। और ये इसीलिए अपनी खुशबू को फेंक रहा है, बहा रहा है कि ये खुशबू से आकर्षित होंगे और हमारे अंदर आ जाएंगे। और ये ढूंढते ढूंढते अंदर आ जाता है और ये इसी में रह जाता है, यानी इसका ये भक्षण कर लेता है। तो पौधा भी कीटभक्षी होता है, यानी मांसाहारी होता है। भाई कीट पतंगों को खाएगा तो मांसाहारी तो होगा ना। तो इस तरह से हो जाता है। वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्तीय गति यानी अपने ही वृत्त पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। वृत्तीय गति यानी वृत्त पर घूमना, घूर्णन अपनी कीली पर घूमना, तो ये होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। वृत्त मतलब क्या होता है, गोला होता है ना, तो एक गोले में ही घूम रहा है, गोले में ही घूम रहा है, यानी कोल्हू का बैल होता है तो क्या होता है, वो अपने ही गोले पर घूमता रहता है। और जो घूर्णन गति होती है वो मतलब अपनी कीली पर घूमा करती है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण है। अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति, एक साइकिल या पार्क के एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति आदि हो जाती हैं। और घूर्णन गति का देखिए, घूर्णन गति में क्या क्या हो जाता है, तो पृथ्वी का घूमना, अपनी कीली पे घूमती है ना पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है। और सरसों के पुष्प के यहाँ पे सॉरी देखिए, अभी ये कुछ यही अभी चल रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। यानी जो घूर्णन गति होती है वो कैसी होती है, आपको पता हो गया कि वृत्तीय गति वृत्त में ही घूमती है, घूर्णन अपनी कीली पर घूमती है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग हो जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव जाति के डिग्री सेंटीग्रेड में किस, यहाँ पे आपका के अंतर्गत माप सकते हैं। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव जाति के डिग्री सेंटीग्रेड में किस के अंतर्गत माप सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है शायद। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है कुछ यहाँ पे। पेड़ पौधों के अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, ये हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, ये तो आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग चीज़ों को समझें, कम टाइम में अपना रिवीजन करें, क्योंकि एक ऐसा नहीं है कि देखिए आपकी एग्ज़ाम, आपको पता है कि 3 दिन में आपके एग्ज़ाम होने हैं। एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 3 पेपर, और आपके एक दिन में 3 पेपर, तो 8 है ना सब्जेक्ट। तो इस तरह से होने, तो आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। लेकिन कैसे भाई, लगातार एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है कोई गैप है, कोई गैप नहीं होता है, ठीक है ना, कोई गैप नहीं होता है। और जब गैप नहीं होता है तो दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आपको एक ही जगह पे चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे जब चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं तो आपके टाइम की बचत होगी। जैसे मान लीजिए भाई 8 तारीख को आपका क्या है,
2 सब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। तो आपने एक एक क्लास यानी 2 क्लास आपने उससे एक दिन पहले देख ली, 2 क्लासें देख ली। तो जब सारी चीज़ें एक ही क्लास में सिमटी हुई हैं, एक ही चीज़ एक ही क्लास में मिल जाएगी, तो आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। आपको इधर उधर से खोजना नहीं पड़ेगा, माइंड आपको ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्लास भी देखी, चीज़ों को समझते चले गए, उसके बाद पीडीएफ को फटाफट से स्क्रॉल करके फटाफट से देखते चले गए। आपका रिवीजन देखिए कितनी अच्छे से हो गया। भाई अब दूसरा दिन हुआ, आप 8 तारीख को आप एग्ज़ाम देकर आ गए, ठीक है, वो भी शाम हो जाती है आते आते। तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस दौर से भाई गुजर चुके हैं, तो जो गुजर चुका होता है उन चीज़ों से, तो उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ही मालूमात होती है ना। तो यानी कहने का मतलब अब दूसरे दिन आप आए, ठीक है, थके हुए हैं, एक तो आपने इतने दिन से स्टडी आपने स्टार्ट की है, पढ़ रहे हैं, उसके बाद आज एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हुए आपका हो गया, मतलब थक गए, चूर चूर हो गए। उसके बाद अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट डे आपका जो एग्ज़ाम होगा, अब होंगे 3 सब्जेक्ट, और भाई तीनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। तो अब आप 3 सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करेंगे कि भाई थके हुए हैं और एकदम से मन नहीं कर रहा कुछ करने का। लेकिन क्या किया आपने, क्लास को चला लिया और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया लेट के, है ना। जैसे हम लेटे हैं, बैठे हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लास को हमने चला दिया, चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ों को हमने क्लास में इस तरह से समझ लिया, उसके बाद उठाया पीडीएफ को फटाफट हमने स्क्रॉल किया, देखा, जो चित्र वगैरह है उनको भी हमने, जो समीकरण है उनको, जो चीज़ें मतलब जैसे हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो चित्र हमने बताया कि पुष्प वाला जो चित्र है, बीज वाला है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने फटाफट बनाया और एक सब्जेक्ट आपका तैयार। इसी तरह आपने और जो सब्जेक्ट है फटाफट से आपने एक क्लास अटेंड की, और जब क्लास अटेंड की तो आप लेट के भी देख सकते हो, भाई देख सकते हो। जब पीडीएफ नोट्स आपने करी तो उसको स्क्रॉल करते फटाफट आप करते चले गए। जब लिखना होगा तब तो भाई आपको बैठ के करना होगा। हालांकि वैसे तो पढ़ाई तो आपको बैठ ही के करनी चाहिए, वरना नींद आ जाती है, और क्या होता है, नींद से ज़्यादा फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। कितनी भी मतलब आप में समझदारी हो, और अगर कहीं आपने लेट के पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो आपको जितना अच्छा आपको अपना बेड लगेगा, उतना अच्छा दुनिया में कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो इसलिए हम ये राय देते हैं कि आप लोग बैठ के करें स्टडी। लेकिन भाई जब आप थके होंगे और आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होगी, और अगर कहते नहीं शरीर में थकान आ जाती है, तो फिर वर्क आप अच्छा नहीं कर पाते। तो थकान भी आपको ख़त्म करनी है, उसको कम करना है। तो इस तरह से आप लोग स्टडी करें कि चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं फिर ये चीज़ कहूँगी कि इतनी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है जो मैं बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। हालांकि भाई जितने लोग पढ़ाते हैं सभी इस दौर से गुजरे हैं, तभी तो यहाँ पे आए हैं। लेकिन कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करते हैं इन छोटी छोटी बातों को। उनको लगता है ये नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई आप कितनी भी कर लो, अगर अपने आप को आपने क्या नहीं किया, आपने अच्छे से फिर से कहते नहीं कि पुनः एनर्जी लाना, अगर आप पुनः एनर्जी नहीं लाएंगे, चीज़ों को आप क्या करेंगे, एकदम से आप करते चले जाने करते, तो जब थकान आती है, तो थकान में क्या होता है, आपका शरीर तो साथ छोड़ता ही है, प्लस आपका माइंड भी साथ छोड़ देता है। और आप जो चीज़ 10 मिनट में सीख लेंगे, उसको आप 1 घंटे में भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको माइंड को भी रेस्ट देना, अपने शरीर को भी रेस्ट देना, और इसको ध्यान में रखकर आपको काम करना है। हालांकि जो जैसे 3rd सेमेस्टर वाले हैं, उनमें समझदारी आ जाती है, ये समझदारी आ जाती है क्योंकि वो 1st सेमेस्टर से गुजर चुके हैं, 2nd सेमेस्टर से गुजर चुके हैं, अब आए वो 3rd सेमेस्टर में। आपका अभी 1st सेमेस्टर है, तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना रहता है। और जब आप 2nd सेमेस्टर में आएंगे, आप खुद मास्टर हो जाएंगे, आप खुद दूसरों को ये सब चीज़ें बताएंगे कि अगर ऐसे से ऐसा कर लो। लेकिन हालांकि आजकल बताता कोई नहीं है। अब ये कहिए कि ये सब चीज़ों का दौर चल रहा है, जो हम लोग क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें भी हमको पता चल रही हैं, हर एक चीज़। वरना कोई अगर आप पूछने जाते सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, तब भी तो आपको कोई बताता नहीं है ना। जो आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे, कोई कहेगा, हम खुद भाई जब डीएलएड हमने एडमिशन लिया डीएलएड में, तो हमसे खुद बहुत लोग कह रहे थे, तुमने डीएलएड में क्यों एडमिशन लिया, डीएलएड में क्यों, क्या फ़ीस कम पड़ रही थी इसलिए, पैसे नहीं थे क्या। हम आपको ये चीज़ मतलब हम एकदम खुल के बता रहे हैं ये चीज़, कि कह रहे थे क्या पैसे कम थे इसलिए तुमने डीएलएड में एडमिशन लिया। कुछ लोग कह रहे थे तुमको नॉलेज नहीं है इसलिए तुमने डीएलएड में एडमिशन लिया। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ये भी कहेंगे। सब चीज़ें खैर कहते हैं, इन सब चीज़ों का क्या वही कहते हैं, ये तो दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, वहाँ पे तो हम नहीं चलेंगे। बस अपने आप को अच्छा सा बूस्ट करो। मतलब बूस्ट को मतलब ये है कि आप अपने आप को अगर थके हुए हो तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दो,
और अपने मस्तिष्क, अपने माइंड को भी फ्रेश रखो, अच्छा रखो, ताज़ा रखो और चीज़ों को पढ़ो। खैर बहुत ज़्यादा हो गया लेक्चर, कहोगे मैडम स्टार्ट कर दो अब लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर चलते हैं, आपका जो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उनको भी कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट से, फास्टली रिवीजन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बातें ना ज़्यादा करते हुए, हालांकि बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि चीज़ों की जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ज़्यादा चीज़ों को आपको समझाना पड़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप लोग खुद मास्टर बन जाओगे और आप लोग खुद दूसरों को समझाओगे। लेकिन चलते हैं, अब बातों को विराम देते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। तो यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। या आप ऐसे समझ लें, जैसे कोई वस्तु है और अगर आप उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, वो अपनी विराम अवस्था में रहेगा। और जब गति लगाई जाती है तो क्या होता है, यानी उस पर बल लगाया जाता है तो वो क्या होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है। भाई जब आप बल लगाओगे तभी तो गति में परिवर्तन होगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है। और सामान्य शब्दों में आप कह सकते हो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, यानी वस्तु जो है उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो गया, बदलाव आया, वही क्या कहलाता है, तो वही गति कहलाता है। गति के प्रकार सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवृत्ति गति, प्रक्षेपी गति, ये हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो जरायुज और अंडायुज, पहले आप अंडायुज समझ लें, जरायुज अपने आप समझ जाएंगे। अंडायुज जो अंडों के रूप में क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, यानी अंडे होते हैं फिर उससे बच्चे बनते हैं ना, अंडों से, और तो यानी ये हो जाते हैं अंडायुज। और जो बच्चे के ही रूप में यानी खेड़ी में लिपटी हुआ जो जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य है, भैंस है, बकरी है, गाय है, ये सब क्या करते हैं, तो जो बच्चों को जन्म देते हैं तो वो क्या होता है, शिशु होता है, वो खेड़ी में लिपटा हुआ होता है, तो ये जरायुज हो गया। तो यानी अंडायुज आप समझ लेंगे कि जो अंडे देते हैं, तो जैसे आपका खरगोश, यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, कछुआ हो जाता है, सांप हो जाता है, पक्षी हो जाता है, ये अंडे देते हैं। और ये तो बच्चे ही देता है, जैसे खरगोश होता है ना, तो ये तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाल लाल कलर के, कभी आप देखिएगा बहुत ही सुंदर लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो वो तो बच्चे ही होते हैं। वो वहाँ पे ज़बान का क्या है, वो तो फिसलती है थोड़ी सी। बाकी यहाँ पे चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि आपके आसपास में चीज़ें हैं, ऐसा नहीं आप घूमने जाते होंगे आप क्योंकि वहाँ पे भी आपको देखने को ये सब चीज़ें मिलती होंगी कि हाँ, तो थोड़ा ध्यान से कहीं भी घूमने भी जाएं तब भी ध्यान से, क्योंकि वो हर एक चीज़, अगर जब आप पढ़ाई करते हो तो जब जो हमारा जीवन है उससे हम चीज़ों को जोड़ कर पढ़ेंगे तो क्या है, चीज़ें भूलेंगे भी नहीं और हमसे गलत भी नहीं होंगी। और सिर्फ रटन पद्धति पे हम काम करेंगे तो फिर दिक्कतें आती हैं। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तंबाकू के सेवन से दमा हो सकता है, तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी तंबाकू लोग कहाँ छोड़ते हैं। मृतिका किसे कहते हैं, इनमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो पके हुए बर्तनों को मृतिका कहा जाता है, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो पर परागण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती है और रोग मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर कार्य संक्षेप में लिखिए। तो पुष्प को परिभाषित कीजिए, अथवा यहाँ पे ये हो गया। तो पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है या अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं और इन पत्तियों को बाह्य पुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। ये 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्य पुट कहलाते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। और यहाँ पे ये चित्र बनाना आप सीख लें। बाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग, और बड़ा ही आसान है। देखिए पुष्प तो आप बहुत अच्छे से बना ही लेते हैं, तो इसको आप बनाना सीख लें, प्रैक्टिस कर लें। बिना प्रैक्टिस के तो ये भाई नहीं, ये लेकिन ये है 2 से 3 बार आप बनाएंगे, फटाफट से आप बना लेंगे। और नामकरण भी इसका करना है, तो आपका हो जाता है दल पुंज। ये जो हम बना रहे हैं तो ये कौन सा है, ये बाह्य दल पुंज हो जाता है। ये देखिए कितना आसान है। ये पुमंग बनाना कितना आसान है, तो आप पुमंग फटाफट से, ऐसा नहीं है वहाँ बैठ गए ड्राइंग लेके और बड़ा ही
मतलब इस तरीके से बना डाला। लेकिन हाँ ये है, अच्छे से आप बनाएंगे और क्या करेंगे, फटाफट से बस पेंसिल रखी और फटाक से यूँ खींचा, फटाक से इस तरह से। ये नहीं कि उसमें हमको बहुत टाइम लगाना है, मतलब ये है दर्शाना है हमको कि हम पुष्प बना रहे हैं, इसके भागों को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये भी गलती ना कीजिएगा कि सारा टाइम आप उस पुष्प बनाने में ही लगा दें। जो भी काम करना बहुत ही ढंग से करना, बहुत ही समय को ध्यान में रख के करना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बहुत होता है, पता नहीं चलता, जैसे कॉपी मिलती है और उसके बाद शुरू हो जाओ और फिर उसके बाद ये भी नहीं पता चलता 1 घंटा हुआ क्या। ऐसा लगता है कि 1 घंटा 1 मिनट में बीत गया क्या, ऐसा लगता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मरुस्थल पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता है। मरुस्थलों में पानी की कमी की वजह से वातावरण शुष्क होता है। अब यहाँ पे हम इस तरह से समझ लेते हैं कि मरुस्थलीय जगह होती है वहाँ पे पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं। तो मरुस्थल क्या है भाई, वहाँ पे पानी की कमी होती है, और जब पानी की कमी होती है, मान लीजिए क्या है, वहाँ का ऊँट जो है वो क्या करता है, अपनी थैली में पानी को भर लेता है और हफ्तों तक पानी नहीं पीता। भाई क्यों नहीं पीता, क्योंकि उसकी थैली में भरा हुआ होता है ना, तो उसी को वो यूज़ करता है। तो इसी तरह से जो पौधे होते हैं यहाँ के, तो क्या होता है, कांटे का रूप ले लेते हैं। अब जब कांटे का रूप ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ते हैं। क्या नहीं होते हैं, ये वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ते हैं, और ये पौधे में ही पानी रुक जाता है। और जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है भाई, ये इसके अनुकूल हैं और इनको पानी की भी किल्लत नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये भी अच्छी होती है कि इसमें क्या होता है कि जो चराहा, मतलब जो चरने वाले जानवर होते हैं वो भी इनको नहीं चर पाते हैं, तो इनकी इससे भी सुरक्षा हो जाती है। तो आप ऐसे लिख देना, बस बहुत ज़्यादा नहीं, इतना लिखना कि हाँ टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए आपका। और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद अथवा हल्का होता है। यह रंग व छद आवरण तथा गर्मी को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं तथा वसा के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। और कड़ी सर्दी में कुछ माह तक ये सोए रहते हैं तथा शीतवास रहते हैं, और शीतवास में इनकी उपापचय क्रिया बहुत कैसी होती है, बहुत कम होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम हैं, लिखिए। तो आपका हो जाता है, यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन है तो वस्तु में गति है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा इसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था में। यानी गति क्या है कि किसी वस्तु में क्या है, जब उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो गति है। अब अगर वस्तु विराम अवस्था में तो कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। गति का प्रथम नियम यही कहलाता है कि जब तक वस्तु अपनी विराम अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वो विराम अवस्था में है। और जब उस पर बल लगा दिया जाता है, यानी एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह रखा जाता है, तो यानी बाह्य बल लगा। भाई बाह्य बल ही तो लगेगा, यानी मतलब उसका कोई जरिया होगा, यानी उसका कोई साधन होगा। जैसे भाई हम हैं या आप हो, टेबल पे बुक रखी है तो वो कैसी है, विराम अवस्था में है। जब हम क्या करेंगे, उसको टेबल से उठा के कहीं और रखेंगे, अलमारी में मान लीजिए रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो अब वहाँ से चल के खुद तो गई नहीं, यानी किसी तीसरे ने उस पर वर्क किया। यानी एक टेबल हो गई, एक बुक हो गई, और आप क्या साधन हो गए, तो उस पर क्या हुआ, बाह्य बल हो गया ये। तो बस इस तरह से आप लिखें। और अमर बेल तो भाई जब आता है तो हम इसको वही कहेंगे कि वही मनुष्य है ये, जो खुद तो अपने काम निकलवा लेता है, अपने मकसद हल करवा लेता है, और बाद में आप का खून चूस कर और आपको छोड़ देता है। बस वो वाला मनुष्य अमर बेल को आप इससे याद रखें कि ये परजीवी होता है। परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है। और चलो दूसरों पर निर्भर भी हो तो कोई बात नहीं, कि अगर आप दूसरों पर निर्भर हो और फिर आप पे भी कोई निर्भर हो सकता है भाई, कि आपने दूसरे की हेल्प की या और आपकी हेल्प उसने की। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है कि जिसकी खाएगा उसी के साथ बुरा कर देगा। यानी ये मान लीजिए पेड़ है, इसके तने पे क्या होता है, ये लिपट जाता है, लिपट गया। अब क्या है, ये इसी के जो ये तना है, ये पेड़ है, ये जिस चीज़ का भी मान लीजिए पेड़ है, किसी भी चीज़ का पेड़ हो गया, तो ये क्या करेगा, इसमें से सारे पोषक तत्व तो ये इसके चूस लेगा। अरे तूने चूसा भाई तो इसको कुछ तो दे, लेकिन नहीं देगा। वही मनुष्य जैसा कि कुछ नहीं देगा और खुद सब फायदा उठा लेगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये अमर बेल का हो जाता है। इसको परजीवी कहते हैं। और चूसक जड़ों द्वारा क्या करता है, अपने आधार पोषक से पौधा जो आधार होता है, यानी जिससे उसको सहारा मिलता है, उसी से ये सब कुछ चूस लेता है।
तो बस। और सिंघाड़ा क्या हो जाता है, सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषणी होती है और पानी में यानी पानी के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं। और आर्कटिक ये जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। तो नपना बेलन किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए, और नपना ग्लास लीटर, और ये कौन सा है, एक आधा लीटर और 5 से 10 लीटर। तो एक से आधा लीटर जो होता है, या 1 लीटर या आधा लीटर, तो जो दूध वाला होता है, दूध देने आता है तो क्या करता है, दूध इससे नाप के देता है। और लीटर जो 5 लीटर 10 लीटर, तो इससे मिट्टी का तेल वगैरह नापा जाता है, जैसे डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल, ये मापे जाते हैं। और हाँ, नपना ग्लास से क्या मापा जाता है, तो जो दवा होती है, जैसे दवा जो होती है वो एक इस तरह से शीशी होती है, मान लीजिए कोई भी आकार में शीशी है, तो उस पर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, तो ये तो इसको क्या करता है, ये इसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन ऊपर से भी एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है और उसमें इस तरह से ये लिखा होता है। तो उसमें जब डॉक्टर बताता है इतना आपको दवा लेनी, इतनी दवा लेनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग, जैसे दवा आपने इस तरह से इसको आपने खोला, फिर यहाँ पे बना हुआ है ये चिन्ह सब बने हुए यानी निशान, तो आपको इतनी दवा लेनी तो उतनी, यानी इससे आप नापते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो अगर भौतिक रूप में समझा जाए तो पदार्थ 3 अवस्था में होता है। तो इसमें कौन सी, ठोस, द्रव्य, गैस। तो ये सभी क्या होता है, ठोस में क्या होता है, ठोस भाई स्थान वही कि जैसे अगर कोई चीज़ ठोस है, ठीक है ना, कोई चीज़ ठोस है, तो अगर आप इसको कहीं पे रखना चाहोगे तो अगर सेम इसी के आकार का होगा तो वही ये रख सकता है, वरना ये नहीं। द्रव्य क्या है, अगर आप किसी बर्तन में रखोगे तो क्या होगा, जिस बर्तन में रखोगे आप क्या होगा वैसे ही हो जाता है। जैसे दूध है भाई, पानी है, तो अगर जैसे ग्लास में, जैसे आपने इस तरह का आपके यहाँ ग्लास है, इस तरह का ग्लास है, आपने इसमें रखा, या मान लीजिए कोई बर्तन इस तरह का है, इसमें रखा, तो आ गया ना। और गैस कैसी होती है, गैस तो अब ये देखिए यहाँ पे इतना समझिए भाई, पानी जो है आपका या दूध है, तो वो तो जैसे अगर छोटे बर्तन में रखेंगे तो यहाँ तक आ गया, और बड़े बर्तन में रखेंगे तो यहीं तक आया। और अगर इससे भी बड़ा कोई बर्तन है, जैसे इससे भी बड़ा कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई पतीली टाइप की कुछ भी, तो वो यहाँ तक ही आया, ठीक है। ये तो आपका द्रव्य हो गया। अब जब गैस होती है तो गैस का मतलब ये होता है अगर वो किसी चीज़ में भरी हुई है गैस, जैसे अगर आपने इसमें भरा तो ये पूरा ऐसे इस तरह से रूप यहाँ पूरे में चला जाएगा, छोटे में होगा तो छोटे में, मतलब पूरे में ये अपना स्थान घेर लेता है। तो अगर बात आए कि सबसे ज़्यादा स्थान कौन घेरता है, तो गैस घेरती है। तो बस ऐसे आप लिख देंगे, और ये भौतिक अवस्थाएँ होती हैं, तो ठोस, द्रव्य और गैस। बीजों के प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन को आप इस तरह से समझ लें, बाकी तो आप पढ़ तो इसमें सकते ही हैं जो लिखा है, बाकी हम आपको बस ऐसे बताते चल रहे हैं कि फास्टली रिवीजन है तो है क्या, मेन चीज़ें क्या हैं उसको ही हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो प्रकीर्णन ये होता है बीजों का छितराव और बिखराव। तो बीजों का छितराव और बिखराव से क्या होता है, इससे नए पौधे का जन्म होता है। तो कैसे होता है, इसके बहुत सारे जरिए होते हैं। जरिए मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं हमें ऊपर वाला भोजन देता है, खाना देता है, ठीक है, लेकिन जरिया कौन होता है, जरिया हमारे पापा होते हैं। पापा कैसे होते हैं भाई, पापा कमा के लाते हैं, भगवान खुद से चल के नहीं आए, लेकिन भगवान के रूप में मम्मी पापा को हम लोगों को उपहार स्वरूप दिया है कि मम्मी पापा हम लोगों की हर एक हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो वो क्या है, वो गॉड ही हैं, है ना भाई। मम्मी पापा क्या है, गॉड ही का दूसरा रूप है। तो यानी कहने का मतलब होता है कि जरिया होता है कि भगवान खुद नहीं उतर कर आए, लेकिन जरिया हमको क्या दिया, मम्मी पापा को दिया। तो यहाँ पे जरिए से मतलब ये, हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया, यहाँ पे बीजों की बात हो रही है। तो प्रकीर्णन, छितराव और बिखराव होता है, तो कोई जरिया है। जरिया यानी जैसे हवा, जैसे हवा हो गई, जैसे जीव जंतु हो गए, है ना, जैसे पशु पक्षी हो गए, ये सभी क्या हैं, ये प्रकीर्णन के जरिया यानी पौधा उगने के जरिया हैं। कैसे, देखिए जल कैसे होता है, जल में जैसे मान लीजिए इसके आसपास में पेड़ लगे हैं और उसमें मान लीजिए नारियल का पेड़ लगा हुआ है। तो जो नारियल का पेड़ लगा हुआ है तो क्या हुआ, ये यहाँ पे जल है और ये यहाँ पे नारियल लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो ये नारियल है टूट के यहाँ पे जल में गिरेगा, और जब जल में गिरेगा तो क्या हुआ, ये बहता हुआ चला जाएगा और बहकर यहाँ पे आके रुक गया। कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे बहता बहुत दूर तक चला जाता है, जैसा भी हो। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको सभी चीज़ें मिली, क्योंकि जल तो मिल ही रहा है, मिट्टी भी मिल गए, अच्छा सा ताप, प्रकाश, वायु, ये चीज़ें मिल गई सब। तो क्या हुआ, यहाँ पे पौधे, यहाँ पे नया पौधा बन गया। तो ये हो गया जल द्वारा। अब क्या हो गया, अब जैसे मनुष्य द्वारा, भाई मनुष्य तो पेड़ पौधे लगाता ही है ना, मनुष्य द्वारा भी हो गया।
पक्षी द्वारा क्या हुआ, जैसे पक्षी द्वारा ऐसे हो गया कि भाई पक्षी ने क्या किया, मान लीजिए कि पेड़ में कोई फल लगा है, मान लीजिए कुछ भी, अमरूद ही मान लीजिए, ठीक है, तो अमरूद लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, ये अमरूद है। अब कोई आया, तोता आया या कोई और पक्षी आया, तो उसने क्या किया, इस अमरूद को लिया, खा। अब इसकी चोंच में कुछ कण रह गए, कुछ बीज रह गए। अब इसने क्या किया, ये उड़ता चला गया और एक जगह पे इसकी चोंच खुली। जब चोंच खुली तो क्या, वो बीज वहीं पे गिर गया, और गिर गया यानी वहाँ पे क्या हुआ, नया पौधा बन गया। क्या बन गया, नया पौधे का जन्म हुआ, उसे सब चीज़ें मिली, तो नए पौधे का जन्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसके द्वारा हो गया, पक्षियों द्वारा। पशुओं द्वारा कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए भैंस है, उसकी त्वचा में कोई बीज चिपक गया, वो चलती गई, कहीं पे उसका बीज वो झड़ गया, वहाँ पे वो पौधा उगाया। या हवा द्वारा ऐसे है, मान लीजिए पौधा कहीं पे यानी कहीं पे कोई बीज पड़ा हुआ है और वो हवा द्वारा उड़ गया, उड़कर वो कहीं पे जाकर सेट हो गया, बैठ गया, तो क्या हुआ, वो वहीं पे पौधा उगाया। तो इसको कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन, छितराव या बिखराव। आप इस तरह से लिख सकते हैं। बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाएं। तो बीजों का अंकुरण देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गई, ये पृथ्वी हो गई। ऊपर ये क्या है, ये पृथ्वी है, ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे का हिस्सा है। क्या है, ये नीचे का हिस्सा है। जैसे हम जब पौधा लगाते हैं तो कुछ हम उसको खोदते हैं, खोद कर ही तो बीज हम वहाँ पे डालते हैं, और फिर उसको मिट्टी से उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। और जब बंद कर देते हैं तो उसके बाद इसमें इस तरह से ये जो बीज है भाई, इसको नमी भी मिल रही है, और भूमि के अंदर तो ये है ही है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की रोशनी, मतलब ये अंधेरे में रहता है, लेकिन ये जब अभी आएगा ऊपर तब ये उजाले में रहने लगेगा। लेकिन जो जड़ होती है वो अंधेरे में रहती है, लेकिन इसको सभी चीज़ें मिल रही होती हैं, ताप, मृदा, जल। तो ये क्या है, देखिए अंकुरित हो गया, अंकुरित होकर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर अब पहुंच रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसने इस तरह से रूप ले लिया और जड़ें यहाँ नीचे फैल रही हैं। फिर एक टाइम आया जो ये पौधा इतना बड़ा हो गया, तो यानी क्या हुआ, ये बीज जो है ये पौधे का रूप ले लिया। पहले ये सुप्त अवस्था में था, सुसुप्त अवस्था यानी सोई अवस्था में था। फिर उसके बाद उसको क्या मिला, उसको बीज को सभी पोषक मिले। जब पोषक तत्व मिले तब वो क्या हुआ, पौधे का रूप उसने ले लिया। और सुषुप्त अवस्था अगर पूछी जाए तो क्या होता है, सोया हुआ, सोई हुई अवस्था। बीज क्या होता है, सोई हुई अवस्था। बाकी आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे वाष्प तथा गैस में अंतर, ये सभी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। ऊध्र्वपातन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो ऊध्र्वपातन एक भौतिक रासायनिक पदार्थ है जिससे कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कपूर, नौसादर। मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक है, लिखिए। तो मछली के जल में रहने के लिए गलफड़े, सांस लेने में सहायक है, तैरने में मदद करता, धारारेखी शरीर, प्रतिरोध को कम करती, ये सभी अंग सहायक होते हैं। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है, लिखिए। तो वाष्प द्रव्य और गैस के बीच एक मध्य रूप होता है। जब गैस पदार्थ की एक अवस्था होती है, गैस का आयतन वाष्प की अपेक्षा अधिक होता है, वाष्प का आयतन गैस की अपेक्षा कम होता है। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो मुकुलन जीव की संरचना या जीव के शरीर पर बनी संरचना के अलग होने से जीव मुकुलन कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा का शरीर स्टेमलेस कोशिकाएं लगातार नई कोशिकाओं के निर्माण से यह सदा एक सा बना रहता है। और सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल पत्ती में केवल एक पर्णफलक होता है, जैसे पत्ती होती है तो इस तरह से होता है, ठीक है ना, एक पर्णफलक होता है। और इसमें क्या होता है, इसके कक्ष में कम से कम एक शाखा होती है। और संयुक्त पत्ती में क्या होता है, संयुक्त पत्ती में पर्णफलक कई छोटे छोटे, संयुक्त पत्ती कैसी होती है, तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में होती है इस तरह से, और ये इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। और कक्षा में प्रायः कलिका होती हैं, लेकिन पर्णकों के कक्ष कलिकाएं नहीं होती हैं। इसके आधार पर कभी कभी अनुपर्ण पाए जाते हैं। और संयुक्त पत्ती में क्या होता है, पराक्ष पर अनुपर्ण हो सकते हैं, लेकिन पर्णकों के आधार पर कभी नहीं होते हैं। इसमें जो आपकी सरल पत्ती है, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, जामुन हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी आदि हो जाते हैं। और संयुक्त पत्ती में गुलाब, नीम, बेल ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम,
तो पिंडों को किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। वस्तुओं के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता है, अर्थात mu बराबर mv ये हो जाता है। तो m सहित द्रव्यमान u बराबर प्रारंभिक वेग v अंतिम वर्ण। अदिश राशि एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे चाल, और सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, विस्थापन और बलीय हो जाता है। परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? तो परागकोशों के परागकण बनाने के पश्चात आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा केंद्रक तक पहुँचते पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। तो इस तरह से आपको हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे परपरागण और स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है कि अभी आपने देखा कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी अन्य पुष्प पर गिर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है कि जैसे कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा, ये क्या होता है, वही पुष्प होता है भाई, जिसका बीज होगा वही पौधा उगेगा, लेकिन इसमें किसी, जैसे हमने आपको कहा ना कि कोई ये होता है कि किसी की ज़रूरत होती है, जैसे भाई कीट है, उस पौधे को कीट द्वारा उसका छितरा बिखरा हो गया, या जल द्वारा हो गया, या पक्षी द्वारा हो गया, तो क्या हुआ, तो उसका ये परपरागण कहलाता है, यानी वही पौधा उगेगा जिस चीज़ का बीज होगा। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से समझ लें, इसमें उसी पुष्प के अथवा परागकण अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, यानी उसी पौधे पे भी गिर सकते हैं और अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं। ये है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, उसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 12 लीटर बराबर यानी 12 गुणे 1000, तो 12 गुणे 1000 यानी 12,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाता है। गति किसे कहते हैं? गति यानी जब कोई गति किसे कहते हैं तो आपको पता है, जब हम उस पर बल लगाते हैं और उसकी दिशा में परिवर्तन कर देते हैं तो वही गति होती है। तो जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो पिंड की गति कहते हैं। गति के प्रकार रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, प्रक्षेपी गति, दोलन गति, लुढ़कन गति, आवृत्तीय गति, तो ये सभी आपकी हो जाती है। रेखीय गति कौन कहलाती है? जो सरल रेखा में चलती है, जैसे आपकी जो साइकिल है वो सीधी एक रोड पे जा रही है, 4 व्हीलर आपकी हो गई, बाइक हो गई, तो ये सभी क्या है, सरल रेखीय गति में चल रही है, उसी को सरल रेखीय गति कहेंगे। और वृत्त यानी वृत्त पर ही अपने जो अपना वृत्त है उसी पर घूम रहे, ये वृत्तीय गति हो जाती है। घूर्णन गति अपनी कीली पर घूमती हैं। दोलन गति यानी दोलन गति किसको कहते हैं कि उसी बिंदु पर आकर फिर से जाता है, फिर से उसी बिंदु पर वापस आना, वो दोलन गति कहलाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। लुढ़कन गति यानी रोलिंग होता है, रोलिंग मोशन होता है जिसमें लुढ़कती है, जैसे बॉल है लुढ़क रही है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? तो अभी बताया कि जो अंडे, जैसे पक्षी जो अंडे देते हैं तो वो जरायुज कहलाते हैं। मछलियाँ भी अंडे देती हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं, तो वो अंडायुज हैं। और जो शिशु के रूप में जन्म देते हैं, तो जैसे मनुष्य है, भैंस है, गाय है, बकरी है, तो ये जरायुज के रूप में है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों में मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो अभी बताया, इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आया है तो चलिए हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा करेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे। तो इसमें आपका हो जाता है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, और वो पानी को रोकने के लिए वो रूप कैसा ले लेते हैं, कांटों का रूप ले लेते हैं। इससे वो जो पानी होता है वाष्प में उड़ता नहीं है, वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ता है, और वो कांटों के ज़रिए वो रुका रहता है। और जब आप उसको देखेंगे तो अंदर से वो खोखला होता है, स्पंजी टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ होती है कि इसकी विशेषता ये होती है, भाई इसको क्या करते हैं, जो पशु होते हैं चरने वाले, तो उनको ये नहीं खा पाते, क्योंकि क्या होता है इसमें कांटे होते हैं, तो वो कांटों वाली चीज़ नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाता है कि प्रक्षेपी गति, आवृत्ति गति, ये सभी चीज़ें तो हो गई। पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो पुष्प में देखिए परागकोश होता है, परागकोश, तंतु, वर्तिकाग्र, जायांग, अंडाशय, बाह्यदल, अंडाणु। पुष्प की संरचना इस तरह से होती है। बाकी पुष्प बनाना आप लोग सीख लें, और बाकी आप लोग को आता होगा पुष्प बनाना, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे है सटीक उस तरह से आप लोग उसको याद करें। ऐसा नहीं जो आपका पिछला ज्ञान है अच्छी चीज़ है, पिछला ज्ञान बहुत काम आता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक्यूरेट लिखनी है, ऐसा नहीं है
कि मुझे जितना आता है इनफ है, मैं अच्छा सा कर लूँगा या कर लूँगी। ये मत सोचिएगा, क्योंकि बताते हुए चल रहे हैं यहाँ पे हम। ये मत कहिएगा कि मैम आपने बाद में बताया नहीं था। कहते हैं कि टॉपर्स की भी बैक लग जाती है, और मैं बार बार ये बात क्यों कहती हूँ, आप लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मैम बार बार बैक की बात कर देती हैं। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे ढंग से, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बैक लगा दे। क्यों भाई लगा देगा? जब हम अच्छे से परफॉर्मेंस करके आए हैं तो किसी में इतना दम नहीं है जो बैक लगा दे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, जो हमारा पिछला ज्ञान हम सोच रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग, तो क्या जो महारथी होते हैं और उनकी बैक लग जाती है, तो क्या उनने पिछला ज्ञान कुछ नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज़ें आपको सटीक एक्यूरेट वही लिखना है। यहाँ पे पोथी पत्रा एकदम से भरना नहीं है कि भाई हमने कॉपी भर दी, काम खत्म। आपसे जो जितना पूछा जाए आपको उतना वर्क करना है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मृतका किसे कहते हैं, तो आप ये नहीं लीजिए कि ज़मीन से आसमान तक आपने सारा लिख डाला। नहीं, मृतका क्या कहते हैं, बस उसी को आपको लिखना है कि पके बर्तनों को मृतका कहते हैं, ये चिकनी मिट्टी से बनती है। अगर आपने इतना लिख दिया आपके लिए इनफ है। ज़रूरी नहीं कि पूरे पेज भर का, कुछ लोगों को हमने देखा है 2-2 3-3 कॉपियाँ भर देते हैं और बाद में पता चलता है लिख के वो कुछ से कुछ आए, पूछा गया ज़मीन के बारे में, लिख दिया आसमान के बारे में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भाई नहीं चलेंगी। और रहा सवाल ये कि अगर आप मेहनत करेंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको 1 नंबर भी कम दे दे, ठीक है ना। बाकी तो कापियाँ तो बड़ी बारीकी से चेक ही होती हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ कि मृतका किसे कहते हैं। तो इस पे तो अभी हमने डिस्कस ही कर लिया कि मृतका पके हुए बर्तनों को कहते हैं और ये चिकनी मिट्टी के बनते हैं, क्योंकि बालुई मिट्टी होगी तो वो रुकेगी ही नहीं, है ना। पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो एक ही प्रकार के पुष्प का दूसरे पुष्प पर निषेचन क्रिया करना पर परागण कहलाता है। और पर परागण के लाभ, पर परागण के बने बीज स्वस्थ होते हैं, पौधे में नवीन लक्षणों का समावेश होता है, स्वपरागण से बीजों की अत्यधिक उन्नति प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। दोलन एवं घूर्णन गति, तो दोलन कौन सी होती है और घूर्णन कौन सी होती है? तो यहाँ पे लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती। भाई लट्टू घूम रहा है, ये आपका हो गया लट्टू। यहाँ पे मैं लट्टू बनाती हूँ, देखिए बहुत अच्छा भाई नहीं बन पाया है, ऐसे ही जल्दी वाला फटाफट वाला। ये हो गया लट्टू। अब आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये लट्टू जो है ऐसा नहीं ये कहीं और यहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जा रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। यानी क्या कर रहा है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा रहा है, बल्कि वो क्या अपनी धुरी केंद्र के चारों ओर ही घूम रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको घूर्णन गति कहेंगे। और दोलन किसे कहते हैं, जो दोलन जो गति आपकी हो जाती है वो आपकी, जैसे बच्चा झूला झूल रहा है और घड़ी में पेंडुलम है, तो वो गति क्या होगी, वो दोलन गति होगी, ठीक है। कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो दोलन गति कहते हैं। देखिए वही चीज़ आ गई। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, यही गति का तृतीय नियम हो जाता है। यहाँ पे आप समझ लें कि इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हुई ना, तो इस तरह से आपका हो जाता है, ये गति का तृतीय नियम हो जाता है। सजीव वस्तुएं जो जिंदा हैं वो सजीव हैं, जो जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव है, जिनको भोजन की ज़रूरत होती है, जो सांस लेते हैं, जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं वो सजीव हैं, और जो सांस नहीं लेते, जिनको भोजन की ज़रूरत नहीं होती, जो गति नहीं करते, जो वृद्धि नहीं करते, वो क्या है, वो निर्जीव हैं। बस गैसों के सामान्य लक्षण तथा 2 गैसों के नाम लिखिए। तो गैस पदार्थ की तीनों अवस्था में एक अवस्था का नाम है, यानी ठोस द्रव गैस, तो गैस एक अवस्था हो गई ना भौतिक अवस्था में। तो इसमें क्या है, गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही नियत आयतन होता है। भाई गैस को किसी बर्तन में रख दो तो क्या होगा, वो उसी बर्तन का उसी उतने ही पूरे बर्तन में वो फैल जाएगा। तो यानी कि ना तो क्या होता है, निश्चित आकार होता है, ना ही नियत आयतन, या जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। जीवधारियों के लिए 2 गैस मुख्य है, ऑक्सीजन गैस जिसके द्वारा जीवधारी जीवित रहता है, दूसरा जिसे जीवधारी अपने शरीर से छोड़ते हैं उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके अपोजिट क्या है, मनुष्य क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस तरह से बस इसका अपोजिट आप लोग ध्यान रखें।
पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के एक उदाहरण लिखें। तो पौधे में लैंगिक जनन फूल पौधे का जनन अंग होता है। जैसे आप जानते हैं कि पुंकेसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन होते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग पर परागकोश होते हैं, परागकोश के परागकण होते हैं, परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर का आधार चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। निचले चौड़े आधार को अंडाशय कहते हैं। इससे अंडाणु होते हैं, अंडाणु के बीजांड होते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग चिपचिपा होता है। इससे ये यहाँ पे हो गया, बस इतना इनफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं ज़रूरत है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, नाम लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन, माली यहाँ पे क्या है, माली गुलाब की एक टहनी लेकर उसे ज़मीन में गाड़ देता है। अनुकूल परिस्थितियों में इस टहनी में गुलाब का नया पौधा बन जाता है। पौधे की किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग नया पौधा तैयार करता है। देखिए वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया, डिस्कस कर चुके हैं। कायिक प्रवर्धन यानी जड़ तना पत्ती द्वारा हो जाता है कि बीज द्वारा तो पौधा उगता ही है, लेकिन जड़ तना पत्ती द्वारा भी पौधा उगाता है। जैसे अजूबा की पत्तियाँ होती हैं, उनकी पत्तियों के द्वारा पौधा उगाता है। अब आपका जैसे तना है, जैसे आलू क्या है, तना है, तो आलू जो होता है तो ये इस तरह से आता है, यहाँ पे इस तरह से उसके आलू में इस तरह से बने होते हैं। तो क्या होता है, इसको आम भाषा में अखवा बोलते हैं, जैसे किसानी भाषा में अखवा बोलते हैं। आप क्या बोलते हो तो नहीं पता, बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसको और क्या बोलते हैं। तो इसको इस तरह से अलग अलग काट लिया जाता है। ये तना होता है ना आलू, इसको काट लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ है, अखवा जो ये आपका है, ये जो है होता है, तो ये होना मस्ट है। ऐसा नहीं जैसे आलू के आपने कोई भी टुकड़े कर लिए, अब जैसे ये आलू है और इसमें यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे ऐसे काट लिया तो बेकार है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये चीज़ होगी, ये चीज़ जो चीज़ हम बता रहे हैं, तो ये चीज़ होगी तो आलू के आप टुकड़े को ज़मीन में आप गाड़ दें और इसमें उचित भाई ताप, मृदा, पानी सभी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये पौधे का रूप लेगा और इसमें यानी फल, यानी ये पौधा फल भी मिलेगा, यानी आलू इसमें निकलेंगे, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे पुदीना होता है, तो आप पुदीनों को कितनी भी सूखी टहनी आप ले हो, कुछ भी, उसमें कलियां होती हैं छोटी छोटी, और आपने जैसे ही उसको मिट्टी में लगाया, पानी दिया और धूप में रखा, यानी प्रकाश भी उसको मिलना चाहिए ना, तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मस्ट होती हैं, और आपने 2-3 दिनों में देखा उसकी कलियाँ वो हरी हरी हो जाती हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका कायिक प्रवर्धन हो जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी आप चलते हैं अगले 22 पे। यहाँ पे कायिक प्रवर्धन देखिए, फिर से कायिक प्रवर्धन वही अभी आया जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बीजों की संरचना, यहाँ पे बीजों की संरचना आप देख लें कि भाई बीजों में क्या होता है कि सेम का बीज जो होता है वो कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए बीज जो सेम का बीज है उसी पे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसमें सभी भागों का अध्ययन भली भांति किया जा सकता है। सेम के बीज को ध्यान में, यानी जो सेम का बीज है उसको ध्यान से देखें। और यह आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण जिसे बीज चोल कहते हैं, या बीज को सूखने से या अन्य हानिकारक परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों के सेम बीजों का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का अथवा गहरा भूरा होता है। यह प्राय चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में अंडाकार चिन्ह है जिसे नाभिका कहते हैं। सेम के बीज का वह भाग है जहाँ यह फल भित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक और एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांडद्वार यानी बीजांडद्वार कहते हैं, ठीक है। और सेम के कुछ सूखे बीजों को तुम रात भर के लिए पानी में भिगो दो और अगले दिन पानी सोखकर फूल जाएगा। इन बीजों को कपड़े से सोखता कागज़ से सुखा लो। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वारा पानी से यानी बीजांड से पानी दिखाई देगा। सुई या चिमटी की सहायता से बीजों के बीज चोल को अलग करो। तुम्हें बीज चोल के यानी अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। पौधा कहाँ से बनता है, तो भ्रूण से नया पौधा बनता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और आप ही देखें, आपके घर में बीज हो, किसी चीज़ का भी हो, तो आप इसको पानी में भिगो दें, उसको पानी से फिर निकाल के इसे रात भर भीगने दें, फिर उसके बाद सुबह उसके पानी को निचोड़ दें और उसके बाद उन बीजों को, जैसे अब एक तो भिगोएंगे नहीं, 2 4 10 भिगोएंगे ना, फिर उसके बाद उसको कपड़े में लपेट दें, यानी गर्मी उसको चाहिए होती है। यह एक पत्ता आता है, तो उस पत्ते में आप उसको बांध दें। वो पत्ता मतलब नॉर्मली खेतों वगैरह में इस जगह पे ऐसे मिल जाता है, तो कुछ इस टाइप का पत्ता होता है। तो इस तरह से पत्ता ये होता है। तो यहाँ पे रख के और ऐसे करके इसको लपेट के बांध दिया जाता है धागे वगैरह से, और इसको 2-3 दिन के लिए रख दिया जाता है। फिर आप जब देखेंगे तो इसमें जो आपने बीज डाले हैं तो उसमें ये सब अंकुरित हो जाते हैं, इसमें सब ये अंकुरित हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है।
तो यही यही सब आपको लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किसी एक मापक यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सिर्फ चित्र बनाना है और सिर्फ चित्र में भी आपको नामांकन करना रहता है, यानी उसको नामांकित करना रहता है। तो अब नॉर्मली जैसे आपका स्केल होता है उस तरह से आप इसको बनाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई हैं स्केल, और बाकी बहुत ही आसान है, 2 से 3 बार आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाए। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि ये वर्नियर कैलिपर्स क्या है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को संलग्न चित्र में दिखाया गया, यानी इस चित्र में दिखाया गया, ये चीज़ बताई है यहाँ पे। और यह यंत्र वर्नियर पैमाने के सिद्धांत पर बना। इस यंत्र में मुख्य पैमाना एक लोहे की पट्टी पर बना होता है, जिसमें एक किनारे पर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं और दूसरे किनारे पर इंच एवं उसके 10वें भाग बने होते हैं। और वर्नियर के स्केल पर उस खिसकने वाले दूसरे लोहे की पट्टी पर बना होता है। ज़्यादातर वर्नियर स्केल के 10 भाग लंबाई में मुख्य स्केल के 9 भागों के बराबर होते हैं। मुख्य स्केल और वर्नियर के बाईं तरफ से के सिरे पर 2 भुजाएं लंबाई के साथ समकोण बनाती हुई है। वही चीज़ देखिए, आप जैसे बनाओगे वैसे ही आपको लिखना है ना। समकोण बनाती हुई लगी होती हैं। भुजाओं के सिरे ए और बी बाहरी मोटाई मापने के लिए, सी और डी किसी खोखली वस्तु का भीतरी व्यास मापने के लिए होते हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चित्र अगर आप लोग बनाना बहुत अच्छे से सीख लें, इसका आ जाता है, पुष्प का आ जाता है, ये आ जाता है, और भी जो चित्र होंगे, यानी और भी जो चित्र है आपके सिलेबस में वो भी हम आपको बता देंगे। उन सभी का आप लोग रिवीजन कर लीजिए, यानी प्रैक्टिस बना बना के देख लीजिएगा, तो क्या होगा, आप लोग चित्र बना पाएंगे, क्योंकि चित्र आते ज़रूर हैं। पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, यानी पदार्थों को अलग करना। और पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखे, यानी किसी जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपका गेहूं हो जाता है, आपके चावल हो जाते हैं, दालें हो जाती है, उसमें से अलग किया जाता है ना। कोई अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है तो उसमें से अलग किया जाता है। तो उनमें कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे फटकना और ओसाना, बीनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, उत्पादन, तत्क्षणीकरण, क्षारना, भारण, अपकेंद्रण, वाष्पन, आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीयकरण, यानी ये सभी चीज़ें हैं। तो कैसे अब भाई कोई लोहे का बुरादा है, उसमें कोई चीज़ मिल जाती है तो आप चुंबक द्वारा निकाल सकते हैं। चालना, जैसे आटे को आप चालते हैं तो क्या करते हैं, आटा नीचे गिरता है बर्तन में और ऊपर चलनी में क्या रह जाता है, चोकर रह जाता है। बीनना, जैसे आप गेहूं बीन रहे हो, चावल बीन रहे हो, जिसको कहते हैं चावल चुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बीनना, क्योंकि आपको आप साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे वही भाषा में पढ़ना है, चुनना नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, चुन रहे हैं चावल को, जबकि चावल को नहीं चुनते, कंकड़ को इसको इससे चुनते हैं, चावल तो उसी थाली में ही रह जाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका बीनना। तो जो भी कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते हैं, जो भी कोई भी कण होते हैं जो अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, उसमें से निकाल लिया जाता है। और ओसाना, जो किसान क्या करते हैं, जिधर की हवा चलती है उधर को रुक करके, और इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए किसान है और यहाँ पे ये कोई बर्तन ले लिया और इसमें अनाज भर लिया, और इस तरह से इधर की हवा चल रही है, इधर की हवा चल रही है, तो इधर ही से तो ये अनाज ये यहाँ पे गिरेगा, और जो इसमें धूल मिट्टी होगी तो ये यहाँ पे उड़ती हुई इस तरह से गिर जाएगी। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो 4 का है, आप 4 अच्छे से कर लेंगे। और बाकी तो आपको पता ही है वाष्पन क्या होता है, जैसे नमक और पानी एक में मिल के आप उसको कैसे करेंगे, तो वाष्पन विधि द्वारा। तो ये सब आप लिख लोगे, पता है, बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। आप लोग भी बड़े होशियार हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बार इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। आप क्लासेस देख सकते हो और कितनी बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस किया है। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पे जो हो जाती है, तो मूसला जड़ें आमतौर पर खाद्य पदार्थों के संचय संग्रहण हेतु फूलकर उनके आकारों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो निम्नलिखित है। शंकुरूप जड़ें, ऐसी जड़ें आधार पर चौड़ी और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होकर शंकुरूप धारण कर लेती हैं। जैसे गाजर, तो आपकी गाजर ऐसे ही तो कुछ होती है ना, तो ये क्या करते हैं, शंकुरूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर ये नीचे इसमें ऐसे सब निकली होती हैं, है ना, ऐसे तो होती हैं। फ्यूजिफॉर्म जड़ें, तो इन जड़ों के तने का आधार बीज पत्राधार फूला हुआ होता है, इसके नीचे के जड़ का भाग पतला होता है। किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो संवेग संरक्षण, यहाँ पे यदि 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का
संयुक्त संवेग नियत रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यह न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य है। तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो नवीकरणीय यानी क्या होता है, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसको हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यही लिखना है। तो नवीकरणीय में क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। अनवीकरणीय यानी यहाँ पे है कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले पेट्रोल और डीजल को कार, बस, ट्रेन, विमानों आदि में चलाने में काम में लाया जाता है। इसी प्रकार केरोसिन व प्राकृतिक गैसों के लैंप व स्टोव आदि में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में है। देखिए वही चीज़ अनवीकरणीय यानी जिसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। भाई कोयला है और कोयला फिर से तो नहीं प्राप्त हो जा सकता, तेल आपने यूज़ कर लिया फिर से तो नहीं प्राप्त हो सकता, यानी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती या इसका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत न केवल पर्यावरण अनुकूलन के लिए बल्कि प्रचुरता से उपलब्ध भी है। जल, पवन, सूर्य का प्रकाश, भूतापीय, समुद्री तरंगे, हाइड्रोजन व ज्योभार आदि ऐसे हैं कुछ संभावित ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीकरणीय स्रोत हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण का उदाहरण सही लिखिए। तो वही कि यहाँ पे आप देख लें, तले के रूपांतरण, तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों, फलों को धारण करना है। फलों, खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना। हरा होने पर भोजन निर्माण का भी कार्य करता है। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। तने जैसे अभी बताया कि जो आपकी गाजर होती है शंकु रूप ही धारण कर लेती है, तो ये तने में भोजन एकत्र हो जाए, जैसे आपका चुकंदर हो जाता है ना। चुकंदर भी कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना मोटा मोटा ये गांठ हो जाती है और नीचे ये क्या होता है, नीचे इसकी जड़ें फैली हुई होती है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आप चित्र वाइज भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि जितने अच्छे से आप परफॉर्मेंस करोगे, ऐसा मैं नहीं कहती कि 1 घंटा बहुत कम होता है, ये भी नहीं कहती बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन इनफ होता है। 18 क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से ये सब कर सकते हो, लेकिन ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आपको कितना भी आता हो, ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो किसी को कुछ आता ही नहीं, आता सभी को होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो वो लोग अच्छे से कर ले जाते हैं। और आ रहा होता है, उनकी स्पीड कम होती है, स्पीड भी मायने रखती है। तो स्पीड जब कम होती है तब भी दिक्कतें आती है। तो क्या होता है, आ सब रहा होता है। ज़्यादातर जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं लोग तो यही कहते हैं मुझे ये आ रहा था, मुझे ये तो बहुत अच्छे से आ रहा था, इसको तो पढ़ने तक का टाइम नहीं मिला, ऐसे करके बोलते हैं। वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है। स्पीड कम होती है और वो कॉन्फिडेंस में ये रहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं होता है कि आप बहुत स्लो लिख रहे हैं और आपने अपनी स्पीड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अगर अभी भी आपकी स्पीड कम है तो आप लोग अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर डालें तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। अगर आप स्पीड के साथ वर्क करेंगे, मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम मशीन बन जाना है। हाथ भी वर्क कर रहा है, माइंड भी आपका वर्क कर रहा है, ये भी माइंड में चल रहा है कि 1 ही घंटा है, हमें इसी घंटे में सब कुछ करना है। तो इस तरह से आपको करना है। और 1 घंटे में होते कितने 60 मिनट होते हैं और 18 क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा आप पढ़ेंगे भी, उसको समझेंगे भी, उसको करेंगे भी, उस पर टिक भी लगाएंगे, उसको फिर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, तो बहुत वर्क होता है। तो इसलिए आप अच्छे से समझ के वर्क करें और प्रैक्टिस भी आप लोग करें। और बाकी तो आप लोग जैसे किसी की स्पीड नहीं तेज़ होती है तो वो क्या करते हैं, सुलेख वगैरह लिखने की कोशिश करते हैं या नोट्स बनाते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हैं जब, तो क्या होता है, सबसे अच्छा अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना लो। तो क्या होता है कि उससे स्पीड तेज़ हो जाती है ना। तो ये चीज़ें हो जाती। बाकी ऐसे ऐसे टिप्स हम देते रहेंगे आपको बीच बीच में, सिर्फ इसी क्लास में नहीं, बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं उन क्लासेस में हम ये सभी चीज़ें बताते रहेंगे। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर बताएं। तो पोषण के आधार पर यानी भोजन है ना। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, प्रकाश की रोशनी यानी प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो पौधे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। यानी स्वयं पोषी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो अपना काम स्वयं करते हैं, कहते हैं भैया मैं तो स्वयं से अपना काम करता हूँ, तो वो स्वयं पोषी होते हैं। परपोषी कौन होते हैं, कहते हैं वो तो दूसरों पर निर्भर है भाई। तो जो दूसरों पर निर्भर है, तो भाई हम लोग क्या है, दूसरों पे निर्भर हैं भाई। जो छोटे जानवर हैं जो घास फूस खाते हैं वो पेड़ पौधों पे निर्भर हैं।
और जो छोटे जानवर हैं उनको बड़े जानवर खाते हैं, यानी वो छोटे जानवरों पे निर्भर हैं। जो थोड़े बड़े जानवर हैं उनको और भी बड़े जानवर खाते हैं, वो उन पे निर्भर हैं। उसके बाद जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं तो वो मृत जीव जंतुओं पर निर्भर है। यानी भोजन सभी को मिलता है। कहते नहीं सभी, मरना भी बहुत ज़रूरी, अगर मरेंगे नहीं जीव जंतु या मनुष्य तो जो भोजन वो करते हैं, क्योंकि कहा है कि ऊपर वाला सभी को भोजन देगा और पर डे देगा, रोज़ देगा। ऐसा नहीं है कि किसी दिन नागा भी होगा, ऐसा नहीं है। नागा का मतलब किसी दिन हर्जा होगी, अपसेंट होगी, ऐसा नहीं है। भोजन रोज़ मिलेगा तो उसी तादाद में चीज़ें मिलती भी हैं। जैसे हमको भोजन मिलता है, जैसे आपको भोजन मिलता है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश से प्राप्त करते हैं, इसी तरह जो मृत जीवी होते हैं तो उनको भी भोजन मिलता है और उनके लिए भी इंतज़ाम हो जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि मृतोपजीवी कौन कहलाता है, जैसे कुकुरमुत्ता हो जाता है। परजीवी कौन है, जैसे अमरबेल, जूं, क्योंकि अमरबेल भी क्या करता है, अपने चूसक जड़ों से चूस लेता है, देता कुछ नहीं। जूं है, आपके अगर बालों में पड़ गया तो क्या करेगा, आपका खून चूसेगा, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं देगा। तो ये परजीवी हैं, ठीक है, परजीवी हो जाते हैं। और परपोषी कौन होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्वपोषी वो हैं जो पेड़ पौधे हैं, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो परपोषी कहलाते हैं। और परजीवी जो हैं तो निर्भर दूसरों पर, लेकिन खुद नहीं कुछ देते हैं किसी को, ऐसा है। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। से आप क्या समझते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये होता है कि जल वर्षा का जो होता है उसको एकत्रित करना। तो क्या होता है, इसमें जो छतों से पाइप लगाकर मकान के नीचे जल वर्षा जो है उसको एकत्र कर लिया जाता है। तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ पानी की ज़्यादा किल्लत रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेलन की लंबाई, अभी कुछ क्वेश्चन हैं, बस लास्ट चल रही है आपकी क्लास ये। यहाँ पे बेलन की लंबाई तथा वृत्त का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक लिखिए। तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। जो अभी बताया कि वो चित्र आप लोग बना लीजिएगा वर्नियर कैलिपर्स का। देखिए फिर से आ गया। इसके द्वारा बेलन के आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या को दशमलव के दूसरे अंक तथा उचित रूप से मापा जा सकता है। उसके बाद है बल। से आप क्या समझते हैं, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन सहित वर्णन कीजिए। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशीय बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, चुंबकीय बल होता है, विद्युत बल होता है। तो आपको पता है कि पेशीय बल जो पेशियों द्वारा या मसल्स द्वारा जो किया जाता है, जैसे पानी हम बाल्टी उठा रहे हैं पानी से भरी हुई, तो क्या हुआ, वो पेशीय बल हुआ। और जैसे जो पहलवान होता है भार उठाता है तो पेशीय बल हुआ। या हम क्या करें, बॉल को अपने पैरों से मार रहे हैं, उसको हम उछाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो पेशीय बल हुआ। गुरुत्वीय बल क्या होता है, जो पृथ्वी अपनी ओर चीज़ों को खींचती है। जैसे पेड़ पर क्या है, फल लगे हुए हैं और वो फल नीचे की तरफ गिरते हैं, ऊपर तो नहीं जाते, तो वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। चुंबकीय बल यानी चुंबक अपनी ओर खींचता है, तो वो चुंबकीय बल होता है। भाई लोहे की चीज़ों को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है। और विद्युतीय बल यानी प्लास्टिक के पैमाने स्कूल को बालों अथवा कागज़ से रगड़ने, यानी विद्युतीय बल यानी विद्युत। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं, प्लास्टिक के पैमाने को सूखे बालों अथवा कागज़ से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाएं। कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल होने के कारण होता है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। और पानी इसका उदाहरण हो जाता है। पानी तीनों रूपों में मिल जाता है। बर्फ़ बन गया तो ठोस हो गया, पानी है तो द्रव्य है, और जब वो भाप बनता है तो वो गैस हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वाष्पन और क्वथनांक, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कुछ पदार्थ क्या करते हैं, शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, उनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इनके इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। इस गुण को पदार्थ पहचाने जा सकते हैं। यथा स्प्रिट ईथर, वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई पदार्थ उबलता है उस ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के इस अणु को क्वथन कहते हैं। यथा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि आपके जितने भी 2016 से 2023 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप, आपके अति लघु उत्तरीय टाइप यानी लघु उत्तरीय टाइप, यानी सभी क्वेश्चंस हमने एक ही क्लास में आपको सभी कंप्लीट करा दिए। तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको स्किप करके नहीं देखना है, आपको पूरा देखना है। अगर एक बार में ना समझ आए दोबारा आप रिवीजन कर ले। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जहाँ पे आप और भी फास्टली रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास में यह चीज़ों को आप समझें, उसके बाद पीडीएफ से आप लोग फास्टली रिवीजन भी करें। तो फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ मुझे ये सब कुछ आता है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप
आपको हमने जो चीज़ें बताई है, जितनी चीज़ें बताई है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैम सही कह रही थी या नहीं कह रही थी। ठीक है, लेकिन शर्त ये है भाई, देखिए इसमें रुचि की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप रुचि नहीं लेते हैं किसी चीज़ में तो क्या होगा, हम आपको पढ़ाते पढ़ाते हम अपनी जान भी दे दें, लेकिन अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम आपको थोड़ा भी बता रहे हैं और आप उसको ज़्यादा समझें तो वो होता है इंटरेस्ट, कि भाई मैम की क्लास आ रही है, हमें इसको देखना ज़रूर है। और ऐसा नहीं है कि आज वाली क्लास हम कल देखेंगे, कल वाली हम अगले दिन देखेंगे, अगले दिन वाली अगले दिन देखेंगे, या हम 2 दिन बाद देखेंगे। वो चीज़ नहीं, जैसे ही क्लास आए आप के पास वैसे ही आप देखें, क्योंकि कल कभी भी नहीं होता है। और जब कल कभी भी नहीं होता तो हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कल के भरोसे पे नहीं छोड़ सकते। कहते हैं जो कल कर से आज कर सो आज कर सो अब, है ना। तो अब अभी वाला काम जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो कल के भरोसे पे रहता है उनका कल कभी नहीं होता है। और वो ऐसे ही टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और फिर वो सिर्फ ये होता है भाग्य के भरोसे पे जाते हैं। और भाग्य इतना भी साथ नहीं देता है। आपने देखा होगा कि जो भाग्य के भरोसे पे जाते हैं तो क्या वो पास हो जाते हैं? कैसे भाई हो जाएंगे? फिर वो जो साल साल भर पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल पढ़ाई करते हैं, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, फिर उनका क्या? तो वो भी तो भाग्य के भरोसे पे बैठ सकते हैं। लेकिन भाग्य भी कहता है कि मेहनत करो तो मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो इसलिए अगर 50% मेहनत तो 50% लक, ऐसे मान के चलो। वैसे तो मेरी समझ में भाई तो 90% मेहनत और 10% लक होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करो तब जाके उसका रिज़ल्ट कम मिल पाता है। तो अगर हम सिर्फ भाग्य के भरोसे पे बैठे रहेंगे तो हो गया भाई कल्याण, है ना। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि भाग्य के भरोसे पे मत बैठें, क्योंकि हमने बहुत लोगों से ये चीज़ कहते हुए सुना है, अरे जो ऊपर वाला करेगा ठीक करेगा, मेरी किस्मत में होगा तो मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, तो किस्मत क्या मतलब ऐसे हो जाती है कि किसी की भी मेहनत भी ना करो और किस्मत आ गई? ऐसे नहीं होता है। ऐसे कोई करोड़ों अरबों खरबों में कोई एक होगा जो बिल्कुल मेहनत किए हुए, या तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो कि वो जो चीज़ चाहें वो पैसों से खरीद लें। तो वहाँ पे चीज़ थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन वहाँ पे भी क्या चीज़ साथ दी? पैसे ने साथ दिया। ठीक है, तो 10% भाग्य को मानकर और 90% मेहनत को मानकर आप लोग अच्छे से वर्क करें। और एक चीज़ फिर कहना चाहेंगे, खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। और पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। और दूसरों से ज़्यादा हम कब नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं? तो दूसरों से ज़्यादा हम जब नॉलेज प्राप्त करेंगे तभी हम क्या होंगे? तभी हम सफल होंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर हम विराम लगाते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।